Hello dear students, welcome back. Welcome to all of you on our online educational platform सफलता डिजिटल। प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है सफलता डिजिटल पर, जहां पर अब हम क्लास 10वीं साइंस की का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है विद्युत। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। देखिए, हमने इस चैप्टर में परिवर्ती प्रतिरोध पढ़ लिया था। परिवर्ती प्रतिरोध, देखिए आप, ये परिवर्ती प्रतिरोध पढ़ लिया था, धारा नियंत्रक पढ़ लिया था। जैसा मैंने कहा था, आप लोगों को ये याद करना है। आप लोगों ने अच्छी तरीके से ये लर्न कर लिए होंगे, पढ़ लिया होगा, रीड कर लिया होगा। देखो प्यारे बच्चों, कोई भी टीचर आप लोगों को कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से समझा सकता है, लेकिन उसके बाद का काम आपका है। आप अच्छी तरीके से समझने के बाद में उसे लर्न करें। लर्न करना आपके हाथ में है। यदि आप लर्न नहीं करेंगे तो कोई भी आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करा सकता है, कोई दूसरा याद नहीं करा सकता है। आपको अपनी इच्छा शक्ति से ही उन चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। समझना टीचर से है। टीचर आपको समझा रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो ये नेगेटिविटी निकाल देना कि मैं साइंस में कम नंबर गेन करूंगा या मेरे कम नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप अपना एफर्ट लगाकर समझने की कोशिश करेंगे और पूरा कंसंट्रेशन अपनी रीडिंग में लगाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको फेल कर सके या कम नंबर आपके आ सके। ऐसी कोई ताकत नहीं है। लेकिन यह केवल आप ही हो जो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। आपके ही हाथ में है अच्छे नंबरों से पास होना। जब तक आप डेडिकेशन से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। समर्पण, कठिन मेहनत, समय का सदुपयोग। समय की डिमांड ये है कि आपको अपनी पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए अभी से। अभी तक नहीं की है तो उसको भूल जाओ, लेकिन फिर भी अभी समय है। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हो। समय की इम्पोर्टेंस को समझिए आप। समय विद्यार्थी जीवन में आपसे यह डिमांड करता है कि आप अभी अपना समय को अपनी किताबों के साथ लगाइए। आपका सच्चे जो मित्र हैं, आपका सच्चे मित्र विद्यार्थी जीवन में उसकी सच्चे मित्र केवल पुस्तकें ही होती है, बुक्स ही होती है। इन बुक्सों को आप पढ़िए। इन बुक्स में ही आपका भविष्य छिपा हुआ है। इनसे आपको ज्ञान मिलेगा। यही ज्ञान आपके आने वाले समय में काम आने वाला है और आपके भविष्य को निर्धारित करने वाला है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, समय की डिमांड यही है कि आप पूरे डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ कठिन मेहनत के लिए तैयार हो जाइए और एक अच्छा सुनहरा भविष्य आप लोगों का इंतजार कर रहा है। अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। परिवर्ती प्रतिरोध हमने पढ़ लिया था, धारा नियंत्रक हमने पढ़ लिया था। फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे कि परिवर्ती प्रतिरोध किसको कहते हैं। देखिए, परिवर्ती प्रतिरोध की परिभाषा: स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। याद करना है, स्रोत की वोल्टता में कोई परिवर्तन किए बिना यदि विद्युत धारा को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए जिस उपकरण की आवश्यकता होगी उस उपकरण का नाम है परिवर्ती प्रतिरोध। अगला आता है धारा नियंत्रक। ठीक है, ये धारा नियंत्रक। अब इस धारा नियंत्रक की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। परिपथ के प्रतिरोध को चेंज करने के लिए, परिपथ के प्रतिरोध को चेंज करने के लिए धारा नियंत्रक काम आ रहा है।
और कंट्रोल करने के लिए परिवर्ती प्रतिरोध काम आ रहा है, याद रखिएगा यहां पर। तो ये हमने पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध, देखिए आप, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उन फैक्टर्स को, ऐसे क्या क्या कारक हैं जिनके कारण किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, जिन पर निर्भर करता है, यानी कि चालक का प्रतिरोध या तो कम हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वो कारक पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध, यहां से देखिए आप, किसी चालक का प्रतिरोध, नंबर 1, चालक की किसी चालक का प्रतिरोध, चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एवं उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए प्यारे बच्चों, यह मोस्ट है, आपको याद करना है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? फर्स्ट, चालक की लंबाई पर, कितना लंबा चालक तार है, छोटा है या बड़ा है। ठीक है, छोटा या बड़ा, लंबाई का मतलब समझ गए। उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब है मोटाई। ये देखिए, ये और ये एक तार है इतना मोटा और एक तार है इतना मोटा, इन दोनों में से किस तार में ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी कि किस तार में कम प्रतिरोध होगा, किस तार में ज्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो ये, और एक आता है उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि वह जो चालक तार है उसकी नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो देखिए अब आप, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि चालक प्रतिरोध को कैसे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल, एल क्या है? लंबाई किसकी? चालक तार की। बात समझ गए? यानी कि ये समानुपाती का चिन्ह होता है। समानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। बात समझ गए? लंबाई यदि बढ़ेगी, जितना लंबा तार होगा, सीधे शब्दों में यह है कि जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, यानी कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट आएगी। जितना कम लंबाई का तार होगा उतना कम प्रतिरोध होगा, यानी कि उसमें अब विद्युत धारा उतनी ही तेजी से जाएगी। बात समझ में आ गई आपके? अगला देखिए अब, तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर किसके व्युत्क्रमानुपाती? आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है, इसको दोबारा लिख देंगे हम, मैं सही तरीके से लिख देता हूं इसको। देखो मैं वही चीज लिख रहा हूं जो यहां लिखी हुई है। देखिए यहां पर आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a मोटाई। ठीक है, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई के समानुपाती। अब मैं मोटाई वाला आपको समझाता हूं। यदि मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो चालक तार में विद्युत धारा उतनी ही तेजी से जाएगी। बात को समझे? दोबारा समझिए। यदि मोटाई बढ़ेगी यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा। ये देखिए, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहां देखिए ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि ये मोटाई। अब ये मोटाई इतनी हो गई, अब ये मोटाई इतनी हो गई। तो देखिए कौन सा तार सबसे ज्यादा मोटा है? ये वाला तार मोटा है, यानी कि किसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? इस तार का सबसे ज्यादा है। तो इस तार में सबसे कम प्रतिरोध होगा। उल्टा होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है ना, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, और ए क्या है? मोटाई। मोटाई बढ़ेगी
तो प्रतिरोध घटेगा। समझ गए? यदि मोटाई घटेगी, मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। उल्टा हो रहा है, देखो व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा होना। समझ गए? समानुपाती का मतलब समान होना, उसके जैसे होना। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होना। ठीक है? तो यदि मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो उसमें विद्युत धारा का चालन बहुत तेज गति से होगा, आसानी से होगा, यानी कि चालकता बढ़ेगी। ठीक है? और यदि मोटाई घटेगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है? मोटाई घटेगी, व्युत्क्रमानुपाती है ना, मोटाई घटेगी तो यहां सूत्र से क्या पता लग रहा है? प्रतिरोध बढ़ेगा। मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो उस चालक में धारा का प्रवाह कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ रहा है। प्रतिरोध बढ़ रहा है मतलब रुकावट बढ़ रही है, सीधे शब्दों में। ठीक है? तो चालक तार का प्रतिरोध किस किस पर डिपेंड कर रहा है? चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर कैसे? कि R प्रोपोर्शनल टू L। कैसे? यहां देखिए दोबारा, R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये दो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है? यानी कि L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, L घटेगा तो R घटेगा। मोटाई बढ़ेगी तो R घटेगा, मोटाई घटेगी तो R बढ़ेगा। ठीक? और प्रतिरोध यदि बढ़ेगा तो धारा के मार्ग में रुकावट होगी। तो देखिए आप इसको, तो एक समीकरण 1 और 2 को, इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण 2 मान लिया, तो इन दोनों को हम जोड़कर क्या लिख सकते हैं? देखिए नीचे, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू L/A या R बराबर रो L/A। ये देखो, इसको ये ऐसा आया है, ये यहां पर इसको क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं इसको? रो। तो ये जब समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो यहां पर रो आ जाता है, जो कि एक नियतांक है। क्या चीज है ये? नियतांक। देखिए यहां रो आनुपातिक स्थिरांक है, जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। रो क्या है यहां पर? यहां पर रो आनुपातिक स्थिरांक है, जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम होता है। एसआई मात्रक प्रतिरोधक का क्या होता है? प्रतिरोधकता का ओम होता है। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। मोस्ट चीज है, देखो ये रो क्या होता है? किसी पदार्थ का आनुपातिक स्थिरांक है, जिसे वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता किसी भी पदार्थ का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, अभिलाक्षणिक गुणधर्म, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर होता है। ये विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। ठीक है? किसका? ये धातु और मिश्र धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। रबर, कांच जैसे पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से, देखो 12 प्लस की घात आ रही, यहाँ देखिए इस जगह पर देखिए आप, यहाँ पर और यहाँ पर माइनस में घात है, यानी कि 10⁻⁸ तो देखिए कितना कम है। ठीक है? और यहाँ देखिए इस जगह पर 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर की कोटि होती है, यानी कि कितना ज़्यादा प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध ज़्यादा है तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन कौन? रबर और कांच। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, यानी कि इनको ताप प्रभावित करता है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है? किसी पदार्थ का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ताप के साथ, ताप बढ़ाएंगे, एक सीमा से ज़्यादा जब ताप हो जाता है तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है और उस सर्किट में फिर
विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। एक क्षमता से कम यदि उसमें ताप कम होगा, जरूरत से ज़्यादा ताप कम होगा, तो उसमें भी विद्युत धारा के प्रवाह में कमी आती है। देखिए सारणी 12.2 में हम देखते हैं कि व्यापक रूप से मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, यानी कि उनमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। पूछ सकते हैं कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर और दूसरी तापन युक्ति बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि मिश्र धातुओं का ताप उच्च ताप पर शीघ्र ही दहन नहीं होता है। मिश्र धातु उच्च ताप पर जलती नहीं है। बात समझ में आ रही है? मिश्र धातुएं उच्च ताप पर जलती नहीं है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होते हैं, तंतु जानते हो कौन सा क्या होता है विद्युत बल्ब का? देखिए ये बल्ब है, ये बल्ब है और इस बल्ब में इस तरीके से उसमें तार होता है, तो यही क्या है? तंतु। और ये काहे का होता है? टंगस्टन का। काहे का होता है? टंगस्टन का होता है। किसका? विद्युत बल्ब का। जबकि कॉपर तथा एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। घरों के जो तार होते हैं, लाइटों के तार, घर और बाहर खंभों पर होते हैं, ठीक है, तो वहां किस कौन से तारों का उपयोग किया जाता है? कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। पूछ सकते हैं विद्युत संचरण में उपयोग होने वाले तारों में किस धातु का उपयोग किया जाता है, यानी कि किस धातु के तार बनाए जाते हैं विद्युत संचरण के लिए? किसके बनाए जाते हैं? घरों में किसके? कॉपर के या एल्यूमिनियम के। जबकि विद्युत इस्त्री में किस धातु के तार का इस्तेमाल होता है? विद्युत इस्त्री में मिश्र धातुओं का उपयोग होता है। बल्ब में किसका तंतु बनाया जाता है? टंगस्टन का तंतु बनाया जाता है। तो देखो ये सब चीज जो है मैं बता रहा हूं आपको, ये मोस्ट है और आपको याद कर लेनी चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। देखिए ये सारणी दी गई है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता दी गई है। प्रतिरोधकता का मतलब प्रतिरोध करना, विद्युत धारा के बहाव की दिशा में प्रतिरोध करना, प्रतिरोधकता, ठीक है। सिल्वर, देखिए ये चालक तार है, तो सिल्वर का तार, कॉपर का तार, एल्यूमिनियम का तार, टंगस्टन का, निकल का, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज, कॉन्स्टेंटन, ये मिश्र धातु है यहां से, ठीक है। देखिए सिल्वर का प्रतिरोध कितना होता है? 1.60 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। कॉपर का 1.62 इंटू 10 की घात -8। सिल्वर का एल्यूमिनियम का 2.63 इंटू 10 की घात -8। टंगस्टन का 5.20 इंटू 10 की घात -8। निकेल 6.84 इंटू 10 की घात -8। तो इस तरीके से इन सारणी की विद्युत प्रतिरोधकता को आपको लर्न करना है। अब एक मेन चीज आ जाती है, ये आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। देखिए आप लोग ही लर्न करेंगे, इनको ये डाटा हैं जिन्हें आपको याद करना चाहिए। मुख्य रूप से कुछ मोस्ट चीजें हैं, मैं आपको लिख देता हूं, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन, ठीक है। तो इन चीजों को आपको याद करना है।
अब आते हैं हम मिश्र धातु। अब मिश्र धातु कौन सी है? एक कांस्टेंटन। कौन सी मिश्र धातु? अब कांस्टेंटन। अब कांस्टेंटन किससे मिलकर बनाई जाती है? ये मोस्ट है, देखिए आप, कांस्टेंटन किस किस धातु से बनाई जाती है? मिश्र धातु का मतलब होता है ऐसी धातुएं जो दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स करके बनाई जाती है, उन्हें मिश्र धातुएं कहते हैं। मिश्रातुएं, जिन्हें मिश्रातु भी कहते हैं। इसको क्या क्या कहते हैं? मिश्र धातु या मिश्रातु। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ये मिश्र धातु कह दो या मिश्रातु कह दो। तो एक मिश्र धातु है कांस्टेंटन। अब पूछ सकते हैं कि कांस्टेंटन क्या है और किस किस से बनाई जाती है? तो फर्स्ट चीज क्या है? यानी कि ये मिश्र धातु है। किस किस से बनाई जाती है? कॉपर और निकल को मिलाकर बनाई जाती है। किसको? कॉपर और निकल की मिश्र धातु है, यानी कि इसमें कॉपर भी है और निकल भी है। और इसका जो वैद्युत प्रतिरोधकता है वह 49 × 10⁻⁻6। इसके बाद अगली मिश्र धातु आती है मैग्नीज। देखिए ये भी मोस्ट है, मैग्नीज मोस्ट है। ठीक है, फिर नाइक्रोम आ जाता है। तो मैग्नीज, देखिए मैग्नीज किस किस से मिलकर बना होता है? कॉपर, मैग्नीज और निकिल। नाइक्रोम, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये डेट सारणी में रखा है लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब विद्युत रोधी पदार्थ, ये सब क्या थे? चालक पदार्थ। फिर मिश्र धातुएं। अब आती है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है? कि ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन नहीं होता है, यानी कि जिनमें करंट नहीं आता है। ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, ठीक है, एल्बोनाइट, डायमंड, कागज, ये सब चीजें, प्लास्टिक, ये सब चीजें क्या होती है? विद्युत रोधी होती है, इनमें करंट नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल आया है यहाँ 12.3 में, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? कितनी विद्युत धारा लेगा? 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? ये तो नंबर 1 हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दिया क्या गया है हमको? दिया गया है प्रतिरोध 1200 ओम। प्रतिरोध 1200 ओम, R बराबर 1200। ठीक है, और बल्ब कितने वाट का है? 220 वोल्ट का, यानी कि का विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? V दे रखा है यहाँ पर, V बराबर यानी कि 1200 वोल्ट। V कितने वोल्ट का है? 220 वोल्ट का। तो क्या पूछ रहा है? धारा, कितनी विद्युत धारा लेगा, धारा पूछ रहा है ये। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है? सूत्र मालूम था ओम के नियम से, V बराबर IR होता है। ये सूत्र हमने याद किया था, फिर दोबारा याद कर लो इसको। V बराबर IR होता है। तो देखिए हमें V का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, I का मान निकालना है। तो I का मान कैसे निकलेगा? I बराबर V बटा R हो जाएगा। ठीक है, बराबर V का मान कितना है? 220 वोल्ट बट अपॉन 1200 ओम। ठीक है, बराबर, तो एक बिंदी से एक बिंदी कट गई। ये आएगा सॉल्यूशन होकर 0.18 एम्पियर, बरा 0.18 एम्पियर। ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। किसका आंसर होगा? ये फर्स्ट का आंसर हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बी। यहां से बी देखिए नेक्स्ट। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, यानी कि वही R बराबर 100 ओम, तो यह विद्युत हीटर 220
वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, इसमें भी वही है, वोल्ट दे रखा है V बराबर 220 वोल्ट, और कितनी धारा लेगा, यानी कि धारा पूछ रहा है, धारा को काई से लिखते हैं, I से लिखते हैं, तो I बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हमें मालूम है कि V बराबर IR होता है, तो इस फॉर्मूला से I बराबर V बटा R हो जाएगा। तो मान रखेंगे I बराबर V का मान कितना है 220 वोल्ट और R का मान 100 ओम, तो एक जीरो से एक जीरो और 22 में 10 का भाग देंगे तो I बराबर आएगा 2.2 एम्पियर। कितना आया 2.2 एम्पियर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो देखो कितने सिंपल और सरल सवाल हैं और इनमें से निश्चित से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये याद करना है। आप कर करके देखिए अपने हाथों से, बहुत सिंपल है, आपको बस केवल फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला के बाद में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए सबसे पहले, और फिर ये देखना चाहिए कि कौन कौन सी राशि इसमें दी गई है और क्या निकालना है। तो क्या निकालना है उसका फॉर्मूला लिखें पहले, और जो जो राशियों के मान दिए गए हैं उनके मान हमें इसमें रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, कितनी एम्पियर, यानी कि I का मान दे रखा है I बराबर 4 एम्पियर, तो उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, V बराबर दे रखा है 60 वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। अब ये इसी में ये जोड़कर कह रहा है कि यदि उस वह हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब उसके विभवांतर को 60 से, यहाँ 60 है, 60 से कितना कर दिया 120 कर दिया, तो 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तो वह उसमें कितनी विद्युत धारा होगी। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा प्रतिरोध, कि इसका प्रतिरोध कितना है। तो ये दो मान दे रखा है हमको, अभी दे रखा है, तो इसका प्रतिरोध V बराबर क्या होता है IR होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन I बराबर V का मान कितना 60, I का मान कितना 4, तो बराबर आ गया 15 ओम, 15 चौके 60, 15 ओम आ गया। तो R का मान क्या आ गया अब हमारे पास, R बराबर 15 ओम। अब ये दूसरा सवाल गिनेंगे, उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसी सवाल के लिए हमारे पास R का मान आ चुका है, और अब ये कह रहा है विभवांतर कितना है, V बराबर 120 वोल्ट, कितना 120 वोल्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V बराबर IR, तो ये दे रखा है, R दे रखा है, V दे रखा है, निकालना क्या है I निकालना है। तो I बराबर मान रखेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R बराबर, V बटा R करेंगे तो V का मान कितना है 120, R का मान कितना है 15, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, 15 अट्ठे 120, तो R बराबर I बराबर 8 एम्पियर। ठीक है, तो ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार इस वीडियो को देखना, निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है, R बराबर दे रखा है 26 ओम। यदि तार का व्यास 0.3 nm है, यानी कि A दे रखा है, क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, मोटाई, ठीक है, व्यास, सॉरी व्यास दे रखा है हमको, .3 mm,
तो इस ताप पर विद्युत की विद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। विद्युत प्रतिरोधकता हमें ज्ञात निकालनी होगी, रो का मान निकालना है हमें। इसमें सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। तो देखिए अब हमें दिया गया है तार का प्रतिरोध R, ये देखिए जो हमने लिखी है तार का प्रतिरोध R दिया गया है, R बराबर 26 ओम। व्यास दिया गया है 0.3 Nm, यह इसका मतलब होता है 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर। D बराबर दिया गया है 0.3 mm, मतलब 3 × 10⁻⁴ मीटर, और लंबाई L दे रखी है 1 मीटर। तो तार की विद्युत प्रतिरोधकता हमें निकालनी है। हमें मालूम है कि R बराबर रो L अपॉन A, हमने ये फॉर्मूला निकाला था अभी। R बराबर रो L अपॉन A, देखिए क्या निकाला था, दोबारा बता देता हूं मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर R बराबर रो L अपॉन A निकाला था हमने, यहां से ही ये फॉर्मूला जाएगा, ये फॉर्मूला। तो यानी कि अब रो का फॉर्मूला निकालना है हमें, तो रो बराबर क्या हो गया, रो बराबर RA अपॉन L, ये फॉर्मूला बनेगा रो का। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RA अपॉन L फॉर्मूला बनेगा, जहां पर R का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ आर की जगह तो आर आ जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई, इस पूरे को पाई d² अपॉन 4l लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम मान रखेंगे, जब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें, यानी कि रो बराबर आर की जगह आर का मान रख देंगे, पाई की जगह पाई का मान रख देंगे, डी की जगह डी का मान रख देंगे, और एल की जगह एल का मान रख देंगे। तो आप मान रख के देखिए और ये आंसर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और सवाल है, ये सवाल आप करके देखना, नहीं आएगा तो हम आगे करेंगे इसको, लेकिन करेंगे पहले आप कोशिश करिए। देखिए वही फॉर्मूला है, आर बराबर रो एल अपॉन ए, इसी फॉर्मूले से। अब कुछ प्रश्न आते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। अभी हमने किया, किन किन कारकों पर निर्भर कर रहा था, 3 कारकों पर निर्भर करता है, लंबाई पर, मोटाई पर और उसकी प्रकृति पर। समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला और दूसरा मोटा है, क्वेश्चन को समझना अब, समान तारों में यदि एक पतला और दूसरा मोटा है, समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला और दूसरा मोटा है, तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। क्यों, एक पतला और एक मोटा है, तो कह रहा है कि विद्युत धारा किसमें आसानी से प्रवाहित होगी। तो हमने विद्युत धारा को, चालक की में विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाले, प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। उसमें क्या लिखा था कि प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि मोटाई। तो एक पतला और एक मोटा, पतला होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, पतला होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो मतलब उसमें विद्युत धारा कम जाएगी, प्रतिरोध बढ़ने का मतलब विद्युत धारा कम जाना। तो जो पतला तार है उसमें विद्युत धारा कम जाएगी, ठीक है।
इसमें से लिखेंगे आंसर, इनमें से किस में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी? तो पतले में तो कम विद्युत धारा जा रही है, तो मोटे में विद्युत धारा अब ज़्यादा जाएगी। देखिए यहाँ करके देखेंगे, ये ए का मान यदि ज़्यादा होगा यानी कि मोटाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध कम होने का मतलब क्या है? प्रतिरोध कम होने से यहाँ पर होगा कि उस तार में, उस चालक तार में धारा के प्रवाह में कोई रुकावट नहीं होगी। प्रतिरोध कम होने का मतलब ये है। प्रतिरोध जितना कम होगा धारा आसानी से उतनी ही आगे जाएगी। ठीक है। अगला, मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देंगे तो प्रतिरोध नियत रहता है, प्रतिरोध नियत रहेगा, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? इसका आंसर आप ढूंढने की कोशिश करिए। हमने पढ़ लिया है और उसमें से ही आपको मिलेगा। यानी कि प्रतिरोध कांस्टेंट रहता है तो विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? इस पर डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पर मैं क्लू दे रहा हूं आपको, प्रतिरोध नियत है, प्रतिरोध नियत है तो विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा, ये क्लू है आपको। ठीक है, क्या देखना है क्लू में आपको? प्रतिरोध नियत हो रहा है यहाँ पर और विद्युत धारा में परिवर्तन पूछ रहा है ये। ठीक है, अब आप सोचना और करना। विद्युत टोस्टर और विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्यों? इसका आंसर भी हमने अभी पढ़ा है कि टोस्टर और विद्युत इस्त्रियों के जो तापन अवयव होते हैं ये मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, जो कि अत्यधिक ताप पर भी जलते नहीं हैं। ठीक है, मिश्र धातुओं के जो अवयव होते हैं यह अत्यधिक ताप पर भी जलते नहीं हैं, इसलिए इनके तारों का जो उपयोग है विद्युत टोस्टर और इस्त्री बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12 पॉइंट दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। नंबर है, आयरन Fe तथा मरकरी Hg में कौन अच्छा विद्युत का चालक है? कौन सी हम टेबल को देखना है? 12.2 टेबल को देखना है। 12.2 टेबल कहां पर है? ये रही। किस किस को देखना है? आयरन और मरकरी। इन दोनों की प्रतिरोधकता के आधार पर आपको पता लगाना है कि कौन विद्युत का ज़्यादा चालक है। देखिए, इन दोनों को देखकर ये वैल्यू देखनी है आपको, और मरकरी, इन दोनों को देखकर आपको इसका आंसर देना है। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोधों में संयोजन पढ़ेंगे हम। यहां पर क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? प्रतिरोध को जोड़ना, जैसे ये एक तार है, इसमें ये एक और तार जोड़ दिया, ये एक और तार जोड़ दिया, और ये एक और तार जोड़ दिया। इस तरीके से एक तो ऐसे होता है, और एक होता है ये एक तार है और इसी में यहाँ से एक और तार जोड़ दिया, फिर एक और तार जोड़ दिया। तो इस तरीके से तो ये एक ही लाइन से एक के बाद एक जोड़ रखे हैं। जैसे ये यहाँ पर, ये तार यहाँ पर घट गया और इसी में दूसरा आकर जोड़ दिया और इसी में तीसरा जोड़ दिया, तो ये कहलाता है श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम कहलाता है? ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। और ये जो इस तरीके से जोड़ा है इसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन।
क्या कहते हैं इसको? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो कितने प्रकार का होता है संयोजन? 2 प्रकार का। प्रतिरोधों में संयोजन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का। होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। ये 2 प्रकार का संयोजन होता है परिपथों का। पढ़ते हैं हम। देखिए, विद्युत परिपथ में जिसमें R1, R2, R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से मिलाकर दूसरा जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोधकों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है। जब सारे प्रतिरोधों को, यहाँ देखिए मैं अब लिख देता हूँ, जब दिए गए समस्त प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे से एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है, तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है। कैसे? देखिए, ये एक तार है जिसे R1 कह देते हैं, तार नंबर 1 R1। ये इसी से दूसरा तार जोड़ दिया जिसे कह दिया R2, इसी से एक और जोड़ दिया R3, इसी से एक और जोड़ दिया R4। तो इस तरीके से कितने भी एक के बाद एक जोड़ सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए आप, R1, R2, R3 श्रेणी क्रम संयोजन है। इसके बाद आता है पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन, जब मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं जो इसमें दिखाया गया है, जिसमें 3 प्रतिरोधों को एक साथ बिंदुओं X व Y के बीच संयोजित किया जाता है। प्रतिरोधों के इस संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। जब प्रतिरोधों को एक दूसरे के समानांतर जोड़ा जाता है, तो इसे समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है। ये रहा संयोजन। ये देखिए R1, R2, R3 और इस तरीके का लाइट का तार, ये पूरा सर्किट बना दिया जाता है। तो आप हाथों से बनाएंगे। देखिए, मैं एक बार बनाकर बता देता हूँ आपको।
R1, ये R2, ये है R3, ये हो गया। केवल इतना सा बनाएंगे आप तब भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। और इस तरीके का सर्किट बना देंगे। इसमें सर्किट में कुछ नहीं करना है, तार जोड़ना है, यहाँ सेल जोड़ना है, यहाँ कुंजी लगानी है और यहाँ एमीटर लगाना है, ठीक है। ये समांतर क्रम संयोजन हो गया है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। टॉपिक आ रहा है श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना। टॉपिक है यहां पर श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना तो कैसे होगा, देखिए इसमें देखिए आप, मैं लिख रहा हूं यहां पर श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, उसमें जुड़े हुए समस्त प्रतिरोधों के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होता है, उसमें जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनके प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, ठीक है। समझेंगे अब इसको, देखिए आप, देखिए अब ये एक श्रेणी क्रम संयोजन है। इसमें ये R1 है, इसमें R2 है, इसमें R3 भी है और इसमें हम एक और जोड़ लेते हैं R4 भी, और कितने ही जोड़े जा सकते हैं। तो अब कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का मतलब कुल प्रतिरोध, ठीक है। यहां पर तुल्य प्रतिरोध यानी कि एवरेज प्रतिरोध उसका क्या है। तो इस परिभाषा के अनुसार कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध उसमें जुड़े हुए समस्त प्रतिरोधों के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, यानी कि कुल प्रतिरोध R बराबर किसके होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस यदि कोई दूसरे और जुड़े हुए हैं तो वह भी जुड़ जाएंगे इसमें, ठीक है। यह है तुल्य प्रतिरोध। सवाल आएगा आपके कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो ऐसे आपको सिंपल परिभाषा लिखकर और ये ऐसे वायर प्रतिरोध बनाकर और ये लिख देना है, ठीक है। तो ये तुल्य प्रतिरोध हो गया है। तो अब इसको हमने समझा, अब इसको विस्तृत रूप से हम देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखिए ये श्रेणी क्रम संयोजन है। इसमें R1, R2, R3 और R1 के साथ V1 जुड़ा हुआ है, ये V2 जुड़ा हुआ है और यहाँ R3 के साथ V3 जुड़ा हुआ है और इस तरीके के एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है। ये आपको बनाकर देखना है, सिंपल आपको ये बनाना है, इसके बाद ये प्रोसेस करना है। देखिए विभवांतर V अन्य तीन विभवांतरों V1, V2, V3 के योग के बराबर होता है, यानी कुल विभवांतर किस किस का, देखिए यहाँ पर, यहाँ
इसका विभवांतर V1 का, V2 का और V3 का, इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि V बराबर किसके बराबर, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इसी को यहां पर लिखा है। विभवांतर V अन्य तीन विभवांतर V1 V2 V3 के योग के बराबर होता है, यानी कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, अब देखिए आप कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है, तब प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा भी I होगी। जितने भी प्रतिरोध हैं उसमें कितनी विद्युत धारा जाएगी, समान विद्युत धारा उसमें जाएगी। श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीनों प्रतिरोधकों को एक ऐसे तुल्य एकल प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध R है के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव है, जिसे प्रतिरोध में जोड़ने पर इसके सिरों पर V तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I वही रहती है। समस्त परिपथ पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है। ओम का नियम क्या कह रहा था, देखिए ओम का नियम ये कह रहा था कि V बराबर IR होता है, तो इसमें V1 था, V2 था और V3 भी है, तो V1 बराबर क्या होगा, IR1, क्योंकि धारा समान है, I चेंज नहीं होगा, और V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। ये लिखना है। ये किस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के आधार पर V1 का निकालेंगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, V2 बराबर क्या होगा, IR2, V3 बराबर क्या होगा, IR3। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 यहाँ 2 डाल दिया, इसको 3 डाल दिया, इसको 4 डाल दिया। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या होगा, V बराबर क्या है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इनके मान रखेंगे। V का मान कितना आया, V बराबर है IR, अभी निकाला था हमने, देखिए ये V बराबर IR। अब V1 बराबर क्या निकला, IR1 प्लस V2 बराबर IR2 प्लस V3 बराबर IR3। तो देखिए I कॉमन आ रहा है, तो ये I एक दूसरे से क्रॉस हो जाएगा, या क्रॉस मत करिए अभी, यहाँ पर इसमें एक स्टेप और बाकी है, उस तरीके से हम क्रॉस करेंगे इसको। IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहाँ जगह है, यहाँ कर सकते हैं हम। तो IR बराबर, तो देखिए इसमें I यहाँ I कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये I से ये I कट गया, बचा क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह हमने पहले निकाला था और इस तरीके से भी ये निकल गया है। तो इससे ये पता चला कि क्या पता चला इसमें, अब इसमें लिखना यहीं से है कि तुल्य प्रतिरोध निकालता कैसे है। अब यहां से हम लिख लेंगे तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो तुल्य प्रतिरोध को टॉपिक क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले ये चित्र बनाओगे, क्या करोगे, ये चित्र बनाओगे आप। इसके बाद में कहां से शुरू करोगे, आप शुरू करोगे इस जगह से, विभवांतर से। ठीक है, ये चीज लिखोगे, उसके बाद में ये चीज लिख दी हमने, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे कि इसमें समान मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए ओम का नियम लागू करने पर, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, तो V बराबर IR लिख दिया। ये देखो यहाँ बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए मैंने खुद ने भी लिखा है, ये यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, वही को मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है। तो इस तरीके से आप पूरा सीक्वेंस है, और लास्ट में जाकर यहाँ पर ये कहाँ लिखना है, इसी जगह पर आपको करना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन आप यहाँ लिख सकते हैं। तो R बराबर R1 प्लस
R2 प्लस R3 ये निकल गया। इसके बाद में आपको ये यहाँ चीज़ निकलती, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब बहुत से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1 R2 R3 के योग के बराबर होता है। और इस प्रकार का संयोजन प्रतिरोध किसी भी बस यहाँ तक लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक, और बस जस्ट खत्म है। ठीक है, बात समझ में आई। दोबारा देखते हैं इसको। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जाएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, या कितना होता है, क्या होता है। तब तो हम डायरेक्ट लिख देंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन जब पूरा डेरिवेशन पूछेगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये चित्र बनाना है, सिंपल। ठीक है, ऐसा का ऐसा चित्र आपको बना देना है। ये R1 R2, और ये कब बनेगा, देखने से नहीं बनेगा, ये आप जब करोगे तभी बनेगा हाथों से। देखने से कभी चीज़ें याद नहीं होती है, लिखने से याद होती है, करने से याद होती है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ से शुरू करना है, ये वाली चीज़ लिखनी है, ये पूरी चीज़ यहाँ पर लिख देना के बराबर होता है, और फिर सीधा फॉर्मूला पुट करना है। उसके बाद में आप सीधा ओम का नियम लागू करने पर, ओम का नियम लागू करने पर क्या होता है, V बराबर IR। उसके बाद में क्या आता है, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। ठीक है, तो IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो अब इसको जोड़ेंगे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल। इसके बाद में केवल हमें ये लाइन लिखनी है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, जिसका प्रतिरोध 20 है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र में दिखाए अनुसार संयोजित है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। ये अब इसको आप करेंगे, पहले अच्छी तरीके से आप श्रेणीक्रम संयोजन को लर्न कर लीजिए, उसके बाद ये सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, पार्श्वक्रम संयोजन। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, यह देखिए, वही जैसा श्रेणी क्रम का था कि पार्श्वक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ऐसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसमें सिंपल अब क्या करना है आपको, सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है समांतर क्रम का। इसे पार्श्वक्रम भी, ये पार्श्वक्रम भी लिखा हुआ आ सकता है, या इसमें समांतर क्रम भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो वही सबसे पहले आपको क्या करना है, यह डायग्राम बनाना है सिंपल। मैंने अभी ऊपर भी बता दिया था आपको, ये देख लीजिए आप, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया। यहाँ पर एमीटर लगा दिया, कुंजे लगा दी, सेल लगा दिया, या वोल्ट मीटर लगा दिया है। और जब आप 2-3 बार बनाएंगे इसको तो निश्चित रूप से आप सीख जाओगे। बिना हाथों से बनाए कैसे भी नहीं सीखोगे, सीख ही नहीं सकते हो, कोई गारंटी नहीं है इसकी। आप हाथ से बनाओगे तभी आप सीख पाओगे। ओके, तो अब सबसे पहले हम यही लिखेंगे इसमें, यहाँ से शुरू करेंगे चित्र बनाने के लिए। चित्र बनाने के बाद यह पाया जाता है कि कुल विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली
पृथक पृथक धाराओं के योग के बराबर होती है। यानी कि देखिए इसमें धारा ऐसे जाती है, ये तार आ रहा है इसमें, और ये यहाँ से 3 ब्रांच हो गई इसकी, तो ये आ रही है आई धारा, और ये यहाँ से वापस ये जुड़ गई इसमें, ठीक है। ये आई धारा जा रही है, तो अब एक शाखा इधर चली गई, एक शाखा यहाँ आ रही है और एक शाखा यहाँ आ रही है, तो ये धारा बढ़ गई। तो ये धारा यहाँ I1, इसमें I2 और यहाँ पर I3, 3 दिशाओं 3 बराबर भागों में ये बट गई है। यदि इसमें चौथा तार होता तो फिर I4 हो जाता। तो इसमें हमने चित्र में 3 प्रतिरोध दिए हैं, इसलिए 3I3 होगा। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। कुल धारा किसके बराबर है? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यही तो धारा आ रही थी, ये I वाली। ये तो 3 भाग या 3 तार चले गए, इसलिए इसमें इसका डिवाइडेशन हो गया है, ठीक है। अब आगे लिखना है आपको। मान लीजिए प्रतिरोधों के पार्श्वक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध Rp है। पार्श्वक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या मान लिया हमने? Rp मान लिया। प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करने पर, पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करेंगे। ओम का नियम क्या कह रहा था कि V बराबर IR कह रहा था, तो इससे I बराबर क्या निकलेगा? V अपॉन R निकलेगा। क्या निकलेगा? I बराबर V अपॉन R, ये रहा। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? I1 बराबर क्या हो जाएगा? V R1, क्योंकि R1 है और I1 है, V समान है, याद रखना है इसमें V समान है, ठीक है। समान वोल्ट की धारा जा रही है इसमें। V बराबर I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर V बटा R3। या ऐसे अलग अलग लिख सकते हो आप। I2 बराबर क्या होगा? V अपॉन R2 और I3 बराबर V अपॉन R3। ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और आंसर की कॉपी में भी ऐसे के ऐसे ही आपको लिखना है। अब क्या करना है आपको? अब आपको करना है मान रखना है। किसका मान रखना है? I1, I2, I3 का। किस समीकरण में? इस समीकरण में। ये जो समीकरण आई थी इसमें I का मान रखना है। निकाल लिया I बराबर V अपॉन R। I1 का मान निकाल लिया हमने, I2 का मान निकाल लिया, I3 का मान निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए, तो I का मान क्या आया? V बटा R। I1 का मान कितना आया? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यदि इसमें कोई तीसरा, चौथा, पांचवा कोई और भी तार होता तो हम उसको भी लिख सकते थे। तो देखिए अब क्या हो गया? V अपॉन R बराबर, यहाँ V सेम है तो V कॉमन आ गया इसमें, तो V बटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये भी और ये भी क्रॉस हो जाएगा, तो बचा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये है समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। बात समझ में आई आपको? ये समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखिए, समझिए, बहुत सिंपल है। देखिए ये आ गया IR बराबर IR1, ये ऐसा लाइन लगा रखी है ना, ये बटा की लाइन है, इसको आप गलत मत समझ जाना, ठीक है। तो ये तुल्य प्रतिरोध आपका आ गया है। ये इसमें ऐसे दे रखा है, मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको करके बता दिया है। आप इसको जो मैंने बताया है उसी को आप एज इट इज अपनी नोटबुक में लिख लें, करें, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप इसको लिख कर करने की, सोल्व करने की कोशिश करें। हम अंत में निष्कर्ष क्या लिखेंगे? इस प्रकार, भाई निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। अभी तो हमारे पास फॉर्मूला निकला है। क्या निकला है? फॉर्मूला। जिस तरीके से श्रेणी क्रम में हमने निष्कर्ष लिखा था कि कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, लेकिन इसमें देखो बटा के रूप में आ रहा है। उसमें R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर बटा के रूप में आ रहा है। R बराबर 1 बटा R बराबर
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि उल्टा हो गया। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो इसे देखिए यहाँ बताया गया है, हाईलाइट करूंगा मैं इसको। पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इसे आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से। मोस्ट पूछ सकते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, कितने लाइन का? एक लाइन का क्वेश्चन, और पूछा कि पार्श्वक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होता है। तो आपको क्या करोगे फिर? वहां पर या तो आप फॉर्मूला लिखोगे, यदि फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो फिर ये चीज लिख सकते हो कि पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो आज की क्लास हम यही फिनिश करेंगे। मैं समझता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सफलता डिजिटल का यह प्रयास है कि ऐसे समय में जब हम विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तब यह ऑनलाइन एजुकेशन आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव होगी, हेल्पफुल होगी। आप लोग कंटिन्यू वॉच करिए, अपनी स्टडी को मिस मत करिए। आप लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू, ठीक है। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, आपको अपना एफर्ट्स इसमें लगाने हैं। तो इसी तरीके से सफलता डिजिटल को आप फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए। यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को, सफलता डिजिटल नाम से ही चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनी टीम लर्निंग का एंजॉय लेते रहिए।